नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 7 के भूगोल का पाठ 4 है वायु। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर की। हमारा क्वेश्चन ये था कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, उसका राइट आंसर है तीन। तीन प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल प्रकार की। पी प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य, एस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ और एल प्रकार की तरंगों को पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। अब शुरुआत करते हैं पाठ 4 की, वायु। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि रहना असंभव होता है। देखिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमने ये सब पहले भी पढ़ा है कि ग्रीन हाउस क्या होता है। देखिए, ग्रीन हाउस का मतलब है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी के ऊपर गिरती है ना, वो किरणें दिन में गिरती है, फिर रात में जैसे वो पृथ्वी गर्म होती है तो रात को क्या होती है, वो गर्मी जो है ना निकल करके आसमान में चली जाती है। ठीक है, तो ये जो है सूर्य से प्राप्त होती है गर्मी, किरणों के माध्यम से होती है। ठीक है, और वो जो गर्मी पृथ्वी की निकलती है वो विकिरण के माध्यम से निकलती है, उसको बोलते हैं विकिरण। तो वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी परत बना लेती है जिससे वो पृथ्वी पर ही, पृथ्वी के वायुमंडल में रहती है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। कारखानों व कारों से वायुमंडल में इतना इसका स्तर बढ़ने को भूमंडलीय तापन कहते हैं। यानी ये कारखानों और कारों से जो धुआं निकलता है उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी वैश्विक भूतापन बढ़ रहा है। इसके काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट भी हो रहे हैं, जैसे जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहाँ की बर्फ़ पिघल रही है। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ बर्फ़ गिरती है, वहाँ जो ग्लेशियर वगैरह है वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं और जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और कुछ ऐसे समुद्री क्षेत्र में जो द्वीप जैसे देश हैं, जैसे इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों का देश है ना, और मलेशिया, मालदीव है, अपने आप में एक छोटा सा द्वीप है। उनका जो जल स्तर वो बढ़ रहा है और उनके डूबने के कगार पर वो आ रहे हैं धीरे धीरे। अब है वायुमंडल की संगठन। देखिए, वायुमंडल का संगठन का मतलब है कि वायुमंडल में कितने प्रकार की गैसें पाई जाती है। वायुमंडल में लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। सर्वाधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन ही है। और फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। और इसके अलावा ऑर्गन है, 0.93% ऑर्गन पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी गई थी उस एग्जाम में कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। उसमें ये ऑप्शन, इस प्रकार के ऑप्शन थे जिससे कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। 0.04 भी था ऑप्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03। और इसके अलावा अन्य गैसें जैसे नियोन, फ्रियोन, ओजोन वगैरह जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो पाई जाती हैं 0.04%। ये वायुमंडल का संगठन है। याद रखिएगा, सर्वाधिक है नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन है 21%। अब है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना को हम 5 परतों के रूप में विभाजित करते हैं। पहली जो परत है वो है क्षोभ मंडल। ठीक, इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। औसत ऊंचाई इसकी लगभग 13 किलोमीटर होती है। मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा यानी जो ओस वगैरह होती है वो, धुंध वगैरह जो होती है सर्दी के दिनों में वो, ओलावृष्टि, सभी इसी परत में होते हैं। ये होता है क्षोभ मंडल। जैसे मान लीजिए पृथ्वी जो है, ठीक है, पृथ्वी है, तो इसकी, इस पृथ्वी के लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल होता है।
ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि 13 किलोमीटर के बाद तुरंत ही दूसरा मंडल स्टार्ट हो जाएगा, 13 किलोमीटर तक ही है, लगभग लगभग होता है। बीच में एक प्रकार का थोड़ा प्रभाव क्षोभ मंडल का भी रहता है और उसके ऊपर थोड़े दूसरे मंडल का भी प्रभाव रहता है। फिर है दूसरा मंडल है समताप मंडल। समताप मंडल इसमें लगभग 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है समताप मंडल की। और जैसे पृथ्वी है ये 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक, यहाँ से पृथ्वी से ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल। देखिए हवाई जहाज वगैरह है उनके उड़ने के लिए आदर्श स्थिति है समताप मंडल की। जो हवाई जहाज वगैरह जो आसमान में उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ क्या समताप तापमान जो है समान रहता है, यानी कोई बरसात वगैरह को कोई बादल नहीं होते, क्योंकि वो सब क्षोभ मंडल में ही रह जाते हैं। वो इन बादलों से ऊंचे उड़ते हैं। पक्षी वगैरह भी सामान्यतः इस क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं, इसलिए पक्षियों के टकराने का खतरा भी हवाई जहाज वगैरह का नहीं रहता। और जो समताप मंडल है इसी में ओजोन गैस की जो परत है इसी मंडल में पाई जाती है, ओजोन गैस की परत। देखिए जब सूर्य की जो विकिरणें रहती है ना, जो सूर्य जो है वो पृथ्वी को ऊर्जा भी देता है रोशनी के माध्यम से, धूप के माध्यम से, लेकिन उसमें कुछ हानिकारक तत्व भी रहते हैं इसमें। और इन हानिकारक तत्वों से कौन रक्षा करता है? हानिकारक तत्वों से रक्षा करती है ओजोन गैस। ये एक प्रकार की परत बना देती है जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है ओजोन गैस। जो पराबैंगनी किरणें थे सामान्यतः ये चर्म रोग वगैरह के लिए उत्तरदायी होती है। और अभी वर्तमान में पृथ्वी पर ओजोन जो परत है उसमें छिद्र हो गया है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें पहुंच रही हैं धीरे धीरे। वैज्ञानिक इस पे और भी रिसर्च कर रहे हैं। फिर आगे है मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर तक रहती है। उल्का पिंड वगैरह इसी मंडल में जल जाते हैं। देखिए जब आसमान से, अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड वगैरह, जो पत्थर के जो अवशेष होते हैं, जो ग्रहों के अवशेष होते हैं, वो क्या होता है कि जब अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, ठीक है, तो वो घूमते घूमते पृथ्वी के पास आते हैं और पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल से उनको अपनी तरफ खींच ले लेती है। तो वो बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ आते हैं, इतनी तेजी से आते हैं कि समताप मंडल सॉरी मध्य मंडल में आने के बाद क्या होता है कि ये इतने गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के कारण ये जल करके नष्ट हो जाते हैं। हालांकि कुछ टुकड़े पहुंच भी जाते हैं, कुछ जल के नष्ट हो जाते हैं, कुछ हिस्सा वो पृथ्वी पर भी पहुंच जाता है, कुछ उल्कापिंड मिले भी हैं। तो उल्कापिंड किस मंडल में जाकर वो जलकर नष्ट हो जाते हैं? वो मध्य मंडल में। अब है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है और इसकी जो तापमान की जो तीव्रता है बहुत तेजी से बढ़ती है। तापमान इसमें तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है। आयन मंडल इस परत का भाग है। देखिए बाह्य मंडल का भाग है आयन मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है, क्योंकि रेडियो तरंगें इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियो तरंगे या जो हम टेलीविज़न देखते हैं इनकी जो तरंगे वगैरह के माध्यम से ये कौन से मंडल से पृथ्वी पर पहुंचती है? ये पहुंचती है बाह्य मंडल से। आपके एग्जाम में ऑप्शन में आयन मंडल भी आ सकता है। ये जो आयन मंडल है ये बाह्य मंडल का ही भाग है। याद रखना एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये रेडियो तरंगे हैं कौन से मंडल से आती है। फिर पांचवा मंडल है बहिर्मंडल। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। जो हीलियम हाइड्रोजन है वो बहिर्मंडल में पाई जाती है। ये वायु की पतली सी परत है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतापन कहलाता है। तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तापमान को मापने की इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस है। और इसका आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जैसे हमारे शरीर का जब तापमान जो नापते हैं डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका तापमान बताएंगे,
जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और सामान्य जल का जो तापमान है वो 4 डिग्री माना गया है। ठीक है, सामान्य जल का तापमान जो है लगभग 4 डिग्री माना गया है, न गर्म न ठंडा। ठीक है, और ये 4 से जब नीचे जाने लगता है धीरे धीरे वो ठंडा होता है और 0 डिग्री पर आने पर वो बर्फ का रूप धारण कर लेता है। और यदि हम उसको गर्म करें तो 100 डिग्री तक चला जाएगा जब पानी वो उबलने लगता है। चांद पर वायु नहीं है, वहां जाने वाले यात्री वायु से भरी पोशाक पहनते हैं, अन्यथा शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण रक्त सिराएं फट सकती हैं। देखिए, अंतरिक्ष में जो पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, वहाँ जब इंसान जाता है तो एक विशेष प्रकार का उनको सूट पहनना पड़ता है और वो सूट में हवा भरी रहती है, वो हवा बाहर नहीं निकल पाती। इस प्रकार का सूट बनाया जाता है। वो इसलिए हवा भरते हैं क्योंकि जब चंद्रमा पर जाएंगे, चंद्रमा पर वायुमंडल तो है ही नहीं। जब है ही नहीं वायुमंडल, तो जो हमारी रक्त सिराएं हैं, तो क्या होगा, यदि वायुमंडल नहीं है तो रक्त सिराएं क्या करेंगी, उस दाब के कारण जो बल लगेगा शरीर के ऊपर, तो उससे रक्त जो सिराएं हैं वो हमारी फट सकती है ना। जैसे सामान्य तो जो सिराएं मस्तिष्क है, नाक के अंदर के, वो फट सकती है, इसलिए वो वायु से भरी हुई पोशाक पहनते हैं। अब है वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे जिस स्थान पर अत्यधिक धूप पड़ती है वहाँ क्या होता है कि गर्मी अधिक पड़ती है और वहाँ का जो जल वाष्प है वो जल्दी गर्म होकर के आसमान में फैल जाता है, उस है ना। और उस स्थान पर बादल वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और बरसात भी बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे पृथ्वी पर आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी के बीचों बीच जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा के ऊपर ही सूर्य पूरी तरह ज़्यादा चमकता है और इस भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में, है ना, तापमान अत्यधिक पाया जाता है और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा भी होती है। क्यों? इस क्षेत्र का जो सागर वगैरह का जो जल है वो बादल का रूप धारण करके बरसात भी करते हैं। अब है पवने। पवने सामान्यतः 3 प्रकार की मानी गई है। पहली स्थायी पवने, दूसरी मौसमी पवने, तीसरी स्थानीय पवने। व्यापारिक जो स्थायी पवने हैं वो, उसमें देखिए, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। पश्चिमी पवने, है ना, जिनको पछुआ भी बोलते हैं। पूर्वी पवने स्थायी पवने, यानी ये वर्ष भर निश्चित दिशा में ही चलती रहती है। वर्ष भर इनका फिक्स है कि एक दिशा में बहेंगी तो एक ही दिशा में बहती रहती है। और दूसरे प्रकार की है मौसमी पवने। ये विभिन्न ऋतुओं में बनती है, अर्थात मौसम विशेष में ही बहने लगती है। जैसे भारत में मानसूनी पवने, जैसे आपने देखा होगा कि जून के महीने से भारत में बरसात होना प्रारंभ होती है, लगभग 1 जून के आसपास। और इस 1 जून के बाद, इस 1 जून से क्या होता है, अर्थात ये प्रक्रिया तो मई से ही स्टार्ट हो जाती है। जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ से जो मानसूनी पवनें चलती हैं और भारत में बरसात करती है ना। ये एक मौसम विशेष में चलती है, इसलिए इनको बोलते हैं मौसमी पवनें। तीसरा है स्थानीय पवनें। ये छोटे क्षेत्र में वर्ष में या दिन के एक विशेष समय जो समुद्र का जो स्थल है, मृदा स्थल है ना, जो पृथ्वी का जो स्थल है, वहाँ से समुद्र की ओर चलती हैं और फिर बाद में ये आधे दिन समुद्र से पृथ्वी की ओर चलती है। यानी पूरे दिन भर में कुछ समय स्थल से समुद्र की तरफ जाएंगी और कुछ समय समुद्र से पृथ्वी की तरफ आती रहती है। इसके अलावा स्थानीय पवनें जैसे लू है ना, लू आपको तो अच्छी तरह ध्यान होगा। लू राजस्थान में, विशेष रूप से राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, हरियाणा है, दिल्ली है, इन क्षेत्रों में जो गर्मी के दिनों में मई और जून के महीने में जो गर्म हवाएं दिन में चलती हैं उनको बोलते हैं लू। स्थानीय नाम है लू।
ठीक है। हर जगह चलने वाली कुछ पवनों के नाम वहाँ क्षेत्र के हिसाब से ही अलग होते हैं। जैसे जो पवने हैं उसके बारे में हम देखते हैं, जैसे पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी के बीचों बीच आपको ध्यान है ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री पर है, इस भूमध्य रेखा, इसको डोलड्रम भी बोलते हैं, है ना, डोलड्रम क्षेत्र को। तो भूमध्य रेखा के ऊपर ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। और इससे क्या होगा कि उत्तर और पूर्व दिशा से हवाएं चलती रहती है। ये स्थायी पवने हैं, ये स्थायी पवने हैं। और इसी प्रकार से मकर रेखा से भी चलती है दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रही है। और ये है सनातन पछुआ पवने। सनातन यानी सनातन का मतलब एक लंबे समय से चलती आ रही है, सदियों से। और ये दक्षिण ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से ये दक्षिण पश्चिम में, और दक्षिण ध्रुव से ये दक्षिण पश्चिम में बहती हैं। ये ध्रुवीय पवन है, ये ठंडी पवन है, ठीक है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की वायु दाब के क्षेत्र हैं। ये आर्द्रता, वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं, और जब ये बूंदें ही बरसात के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं, ठीक है। देखिए जल वाष्प क्या होता है, यानी जैसे आपने सुना होगा, जैसे कभी कभार विशेष रूप से बारिश के मौसम में, है ना, या बारिश समाप्त हुई होती है लगभग, उस समय आपको लगता है कि गर्म पसीने ही पसीने आ रहे हैं शरीर में, है ना। तो वो क्या है, उस समय आप पंखा भी चलाकर बैठते हैं तो भी आपको लगता है नहीं शरीर में पसीना आ रहा है। लेकिन गर्मी के दिनों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तुरंत प्रभाव से जो पसीना आता है वो उड़ जाता है, शरीर को ठंडा कर देता है। लेकिन इस प्रकार के मौसम में, बरसात के मौसम में क्या होता है कि जो जल वाष्प जो है ना, वो वातावरण में बहुत फैली हुई होती है, ठीक है। और उस फैली हुई जल वाष्प के कारण आपके शरीर पर आया हुआ पसीना उड़ नहीं पाता है। क्यों? ऑलरेडी वातावरण में ऑलरेडी पहले से जल वाष्प है, तो आपके शरीर का जो जल वाष्प है वो कैसे उड़ेगा। तो इसलिए आपको और अधिक गर्मी फील होती है। उसको बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि उमस हो रहा है, उमस, है ना। उमस ये इसीलिए होता है क्योंकि वातावरण में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। जैसे आपने कई बार आसमान में देखा होगा कि जो हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है, उस हवाई जहाज के पीछे एक धुएं की एक सीधी रेखा बनी हुई होती है। आप देखना जब हवाई जहाज उड़ता है तो उसके पीछे कई बार, हमेशा नहीं, कई बार, तो एक सीधी धुएं की सफेद धुएं की रेखा दिखती है। वो क्या होता है, वो जल वाष्प की वजह से ही होता है। वो जो धुआं निकलता है, वो जल वाष्प उसको आसानी से फैलने नहीं देती, और वो हमें कुछ समय के लिए एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई देता है, और फिर धीरे धीरे वो फैल जाता है वो धुआं, और वो रेखा समाप्त हो जाती है। ये सब जल वाष्प की वजह से ही होता है। देखिए वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या होती है? संवहनीय वर्षा जो होती है, जैसे मान लीजिए जो बादल वगैरह है, जब बरसात होती है इन बादलों से, तो बहुत तेजी से और एक ही स्थान पर, एक ही स्थान का मतलब सीधी रेखा में बरसात होती है। इसमें सामान्यतः कोई भी ज़्यादा हवा खास नहीं चलती है, ठीक है। और तेजी से ये बरसात होती है, इसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा, ठीक। और पर्वतीय वर्षा क्या होती है? पर्वतीय वर्षा, जैसे मान लीजिए जो पर्वत वगैरह है, ठीक है, तो मान लीजिए पर्वत है, तो बादल वगैरह जो है, तो क्या होता है कि जब ये बादल इस पर्वतीय क्षेत्र पर बरसात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम पर्वतीय वर्षा। ये सामान्यतः ये पर्वत है, इन बादलों को रोक लेते हैं और ये अपने ऊपर बरसात करवा लेते हैं, इसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और फिर है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा क्या होती है? चक्रवातीय वर्षा का मतलब है कि तेज हवा के साथ जब बरसात होती है उसको बोलते हैं चक्रवातीय बरसात। ये समुद्र में ये चक्रवात उठते हैं सामान्यतः, ठीक है। ये गोल घूमते घूमते धरातल की तरफ आते हैं और अपने साथ बहुत ही अधिक मात्रा में बरसात लेके आते हैं, और बहुत ही अधिक मात्रा में हवा जो रहती है वो कई बार क्या होती है कि बड़े बड़े जो
पेड़ रहती है उनको भी उखाड़ देती है, और इतनी अत्यधिक बरसात होती है कि वहाँ के क्षेत्र लगभग बाढ़ग्रस्त हो जाता है, जलमग्न हो जाता है ना। पूरे चक्रवात के साथ ये बरसात आती है, इसको बोलते हैं चक्रवातीय वर्षा। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज का हमारा प्रश्न ये रहेगा कि कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक गैसों से सॉरी हानिकारक किरणों से बचाती है। आपको बताना है वो कौन सी गैस है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। उस गैस का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके